हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर सेकंड का एक टॉपिक आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। गाइस, अपनी केमिकल काइनेटिक्स यूनिट कंटिन्यू है, उसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। उसी का एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या होता है और क्या क्या उसने यहाँ पे अपनी समीकरण बनाई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस देखिएगा, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता सर्वप्रथम वॉन हॉफ ने सन 1887 में दी, जिसका 1889 में आर्हेनियस ने विस्तार किया। 1887 में वॉन हॉफ ने एक समीकरण दी थी जिसका विस्तार आर्हेनियस के द्वारा किया गया है। आर्हेनियस ने निम्न संकल्पनाओं के आधार पर अपना सिद्धांत दिया। कुछ संकल्पनाएं उसने मानी हैं जिनके आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले उनकी संकल्पनाओं को हम देखने वाले हैं, एक एक करके आप ध्यान से समझते जाइएगा। मैंने यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में आपके सामने लिख रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिएगा, फर्स्ट है, अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु अभिकारकों के केवल वे अणु जिनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है भाग लेते हैं। इन अणुओं को सक्रिय अणु कहते हैं। गाइस, यहाँ पे बोला गया है कि आप जब अभिक्रिया करवाने के लिए क्रियाकारक अणु ले रहे होते हैं तो जितने क्रियाकारक अणु आपने लिए हैं सभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है तो वो उस अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। केवल वही अभिकारक के अणु भाग लेते हैं जिनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है और इन अणुओं को सक्रिय अणु कहा जाता है। गाइस, सेकंड देखिएगा, सक्रिय अणुओं की ऊर्जा अभिकारकों के अन्य अणुओं से अधिक होती है। सक्रिय अणुओं की ऊर्जा की यदि बात करी जाए तो अभिकारकों के अन्य अणु जो भाग नहीं ले रहे हैं अभिक्रिया में उनसे अधिक होती है। देखिएगा, नोट करके एक चीज लिखी गई है, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक अणु को अभिकृत करने के लिए आवश्यक होती है उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। गाइस, हम आपको बोला गया कि कुछ अणु भाग नहीं ले रहे हैं, उनकी ऊर्जा कम रह गई, उनको ऊर्जा देकर फिर हम क्या कर सकते हैं, सक्रिय बना सकते हैं। तो जो ऊर्जा हमने दी है, मिनिमम एनर्जी जो हमने दी है वही क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। गाइस देखिएगा, सक्रिय ऊर्जा जितनी कम होगी उतने ही अधिक अणु सक्रिय होंगे और उतना ही अधिक अभिक्रिया वेग होगा। गाइस, इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो देंगे हम अभिकारक को अभिक्रिया करने के लिए वो ही क्या है, सक्रिय ऊर्जा। और यहाँ पे अभिकारक अणु को अभिकृत करने का मतलब है कि हम उसको सक्रिय अणु में कन्वर्ट करें। तो सक्रिय अणु में कन्वर्ट करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा देंगे वो क्या है, सक्रिय ऊर्जा है। और यहाँ पे हमने कहा है कि सक्रिय ऊर्जा जितनी कम होगी, अब न्यूनतम है तो हमें कम ही चाहिए वो, तो जितनी कम होगी उतने ही अधिक अणु क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे और उतना ही अधिक अभिक्रिया वेग हो जाएगा। अब जितने ज्यादा अणु सक्रिय होंगे उतनी ही ज्यादा जल्दी अभिक्रिया होगी और जितनी जल्दी अभिक्रिया होगी अभिक्रिया वेग उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो गाइज नेक्स्ट देखिएगा, ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ पे हमें ताप का प्रभाव देखना था और हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो सक्रिय अणुओं की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी मतलब अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि होने वाली है। गाइज नेक्स्ट देखना, अभिकारकों के सामान्य अणुओं तथा सक्रिय अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित होता है। जब हम कोई भी अभिक्रिया करवा रहे होते हैं तो अभिकारक ही अपने आप से दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, एक सक्रिय अणु और एक अक्रिय अणु। तो जो सामान्य अणु और सक्रिय अणु होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट देखना, जब सक्रिय अणु परस्पर टक्कर करते हैं तो वे एक सक्रिय संकर बनाते हैं जो कि एक उच्चतम ऊर्जा युक्त स्पीसीज है। तत्पश्चात ये सक्रिय संकर उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जब उनमें क्या होगी, अभिकारक अणु है, सक्रिय अणु है, पहले वो आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। जब उनमें आपस में टक्कर होती है तभी वो एक दूसरे से रिएक्ट कर पाते हैं, तब वो क्या करते हैं, एक सक्रिय संकर का निर्माण करते हैं। गाइस, आपने कभी भी ग्राफ देखी होगी, रिएक्शन के हम ग्राफ देखते हैं तो कुछ इस टाइप की ग्राफ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे क्या बनता है, सक्रिय संकर बनता है कि कोई भी ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनती है वो यहाँ पे बनती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्या होती है, उच्चतम ऊर्जा युक्त होती है। यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी रहेगी, ये यहाँ पे एनर्जी रहती है, यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड कर रही होती है तो ये एनर्जी का पॉइंट हाईएस्ट होता है, इसीलिए इसे बोला गया उच्चतम ऊर्जा युक्त स्पीसीज है। तत्पश्चात ये सक्रिय संकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और उत्पाद में परिवर्तित होता है तब इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। गाइस नेक्स्ट देखना, अभिक्रिया वेग इन सक्रिय अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये जो सक्रिय अणु हम यहाँ पे लेते हैं इन्हीं की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आर्हेनियस समीकरण की गणितीय अवधारणा।
गणितीय अवधारणा हमें क्या कहती है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रियाकारक अणु लिए गए हैं ए और बी। क्रियाकारक अणु जब अभिक्रिया करते हैं तो सी और डी उत्पाद बनता है। यहाँ पे ए प्लस बी और सी प्लस डी को क्या दिखाया गया है, इक्विलिब्रियम में दिखाया गया है। जो हमारी अग्र अभिक्रिया है उसके लिए साम्य स्थिरांक यहाँ पे K1 लिया गया है, और जो पश्च अभिक्रिया है उसके लिए साम्य स्थिरांक यहाँ पर K2 लिया गया है। सॉरी, वेग नियतांक यहाँ पे K1 और K2 लिए गए हैं। नेक्स्ट देखना, अग्र अभिक्रिया की दर, ये वाली जो अभिक्रिया आगे की तरफ हुई है, मतलब उत्पाद बन रहा है, तो उसकी दर क्या रहने वाली, K1A बी। आपको पता है कि यहाँ पे ये वाला लिया जाता है वेग नियतांक, और साथ में इनकी क्या ली जाती है, सांद्रता ली जाती है, जो कि हमने यहाँ पे लिया है। ये हम काफी टाइम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। नेक्स्ट लिखेंगे पश्च अभिक्रिया की दर। तो इस वाली अभिक्रिया के लिए देखना ये क्रियाकारक का काम करेंगे और ये उत्पाद का। तो यहाँ पे जब हम इसके लिए दर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K2 इंटू सी इंटू डी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, और सी इंटू डी लिखने का मतलब इनकी सांद्रता हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट देखना गाइस, साम्य अवस्था होने पर, साम्य अवस्था की स्थिति में हम क्या दिखा सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हम दिखा सकते हैं, क्योंकि जब भी साम्य अवस्था स्थापित होती है मींस अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर एक दूसरे के बराबर हो जाती है, जो कि हमने यहाँ पे इक्वल रखा है। इक्वल रखने के बाद देखना क्या किया हमने, K इज इक्वल टू K1/K2। K1/K2 मीन्स यहाँ पे हमने इसको अपोन में रख लिया है, और अपोन में रखेंगे तो देखना क्या किया, यहाँ से इस K2 को इधर लेकर आएंगे तो K1/K2 बन जाएगा। यहाँ से इस A और B को यहाँ लेकर जाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। मीन्स हमने इस समीकरण में रीअरेंजमेंट किया है और K1/K2 बनाया है, जिससे हमारे पास ये वाली चीजें हमें मिल गई हैं। यहाँ पे K क्या है, K है साम्य स्थिरांक, जो कि K1 और K2 से मिलकर आया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक वांट हाफ समीकरण होती है थर्मोडाइनेमिक्स में, ऊष्मागतिकी में जो पढ़ी जाती है, उसको यहाँ पे आप सीधा याद रखेंगे। यहाँ पे डेरिवेशन देखने का कोई मतलब नहीं है, तो सीधा याद रखेंगे वो क्या होती है, dlnk/dt इज इक्वल टू डेल्टा H/RT²। ऐसा वांट हाफ समीकरण के अनुसार होता है। अब हम बात करेंगे अरहेनियस समीकरण के अनुसार। तो अरहेनियस समीकरण के अनुसार देखना, समीकरण 1 को अरहेनियस के अनुसार निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से कैसे लिखेंगे, जहां पे डेल्टा H लिखा हुआ है जो कि एंथैल्पी है, वहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा लिखने वाले हैं। सक्रियण ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है, इसलिए इसे EA से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेल्टा H की जगह पे EA रख लिया है। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखी हैं, dlnk/dt इज इक्वल टू EA/RT²। नेक्स्ट देखना हमने क्या किया है, इस dt को राइट साइड लेकर जाते हैं तो dlnk इज इक्वल टू EA/RT² इंटू dt। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 बनी है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का समाकलन करने पर, समीकरण 3 का समाकलन जब हम करेंगे तो देखना यहाँ से इसका समाकलन जब किया जाएगा तो समाकलन का साइन से d कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास क्या बचेगा, lnk। यहाँ से इसका जब समाकलन किया जाता है कुछ इस प्रकार से, तो देखना गाइस क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी एक तरह से कांस्टेंट रह जाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम बाहर ले लेते हैं, ये जो R था इसको भी हम बाहर ले लेंगे। ये 1/T² इंटू dt था, इसका समाकलन किया जाता है। और जब आप 1/T² का समाकलन करेंगे कुछ इस टाइप से, जब आप इसका समाकलन करते हैं तो ये देखना ऊपर की तरफ जाके T-2 बन जाएगा। T-2 बनेगा, और आपको पता है कि जब भी समाकलन किया जाता है तो समाकलन करने के लिए x की पावर n का फॉर्मूला आपको पता होगा, उसमें लिखा जाता है x की पावर n+1/n+1, इस प्रकार से लिखा जाता है। और हमारे पास है T-2, तो हम क्या करेंगे, T-2 + 1/-2 + 1, इस टाइप से करेंगे तो ये बनेगा T-1 और ये क्या बनेगा, -1। अब देखना गाइस, ये माइनस जो है ये तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, और T-1 का मतलब है कि हम वापस इसको 1/T लिख सकते हैं, यही है। पहले जब T² था तो T-2 लिखा था, अब T-1 है तो 1/T लिख सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इस T को यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे लिख लिया 1/T करके। तो EA/R, ये माइनस आया है किसकी वजह से, इसकी वजह से, और ये हमने T लिखा है। प्लस में हमें क्या रखना है, ln A। आपको पता है कि जब भी अनिश्चित समाकलन किया जाता है तो हम हमेशा एक कॉन्स्टेंट लेकर चलते हैं, तो उस टाइप से हमने यहाँ पे लिखा है ln A। नेक्स्ट देखना, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, lnk - ln A इज इक्वल टू -EA/RT। इस ln A को हम इस साइड लेकर गए, नेगेटिव में आ गया। अब आपको पता है कि ln में जब भी चीज़ें होती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन होता है, तब हम उसे चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखना lnk - ln A था, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ln(k/A) लिख सकते हैं। ये ln का जनरल नियम होता है, जब से मैंने यूनिट स्टार्ट करी तब से मैं इनकी बातें कर रही हूँ, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, वापस से रिपीट नहीं करूँगी। देखिएगा lnk/A इज इक्वल टू -EA/RT, इतना हम लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन को
इस फॉर्म में बनाना है। k अपॉन ए इज इक्वल टू ln को जब आप हटाएंगे तो e की पावर में चला जाएगा, नेगेटिव था इसलिए हम लिखेंगे माइनस e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। आप इस e को इस साइड लेकर जा सकते हैं तो k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये आपके पास समीकरण नंबर 4 बनती है और ये जो समीकरण 4 है इसे ही आरएनएस का समीकरण कहा जाता है। इतना आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ई क्या है, संकीर्ण ऊर्जा है, और टी क्या है, तापमान है। आर क्या है, यहाँ पे गैस नियतांक होता है, और ए क्या है, यहाँ पे ए जो हमने लिया था वो एक समाकलन नियतांक की तौर पे लिया था। इसे यहाँ पे हम जनरली क्या बोलते हैं, आरएनएस फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आरएनएस फैक्टर के नाम से जाना जाता है और ये इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है तो उससे पहले आया तो इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहा जा सकता है। गाइस देखिएगा, ए की विमा वेग नियतांक की विमा के बराबर होगी। जो भी वेग नियतांक की विमा हमारे पास आती है वही किसकी विमा रहने वाली है, ए की विमा रहने वाली है। मीन्स यदि फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा, इसी टाइप से 0 ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप विमा निकाल सकते हो। जनरली यहाँ पे कौन सा देखा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर के केसेस यहाँ पर देखे जाते हैं। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया वो आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।